नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दशहरे के दिन हम हर साल रावण को इसलिए जलाते हैं ताकि अपने अंदर के रावण रूपी शैतान को खत्म कर अच्छाइयों के मार्ग पर चल सकें। लेकिन उत्तराखंड मित्र पुलिस अच्छाई पर चलने के बजाय अपना शैतानी रूप दिखा रही है। दरअसल उत्तराखंड पुलिस के एक दरोगा ने मीडिया कर्मी को धक्का मारते हुए मैदान से बाहर निकाला, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन वायरल वीडियो पर कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करते हुए पुलिस कप्तान ने सिर्फ दरोगा को लाइन हाजिर किया है और मामले की जांच की शुरुआत की। तो ये तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि मीडिया कर्मी को पुलिस वाले ने धक्के मारकर ग्राउंड से बाहर निकाला। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से मीडिया कर्मी के साथ यहाँ पर बर्ताव किया जा रहा है। अपना काम कर रहे मीडिया कर्मी को पहले तो काम करने से रोका गया, दूसरी तरफ जिस तरह से वर्दी की हनक यहाँ पर दिखाई दी गई है। पुलिस को अक्सर जनता का रक्षक बोला जाता है, लेकिन इस तरह की जब तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तो रक्षक ही भक्षक का काम करते हुए नजर आते हैं। जितनी भी भर्त्सना इस तस्वीर की जाए, इस वीडियो की जाए वो कर्म है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि तस्वीरें सामने आने के बाद, मीडिया पर खबर सामने आने के बाद भी पुलिस विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो भी खानापूर्ति महज ही है। इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि दरोगा को मात्र लाइन हाजिर कर दिया गया है और साथ ही साथ पुलिस जांच का यहाँ पर हवाला दे दिया गया है। लेकिन इस तरह से यदि मीडिया कर्मियों को काम करने से रोका जाएगा, उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा, तो किस तरह से पुलिस पर विश्वास किया जाए। और दूसरी बात है कि मीडिया कर्मी के साथ जब इस तरह का व्यवहार पुलिस के द्वारा किया जा रहा है तो आम आदमी की क्या बिसात है, ये सोच पाना बड़ी बात है। निंदनीय तस्वीरें उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में दरोगा ने मीडिया कर्मी के साथ किया बुरा व्यवहार। सवाल यहां पर यही है कि क्या ऐसे ही की जाती है जनता की सेवा। दूसरा सवाल यहां पर यह भी है कि दशहरा का मौका था, दशहरा के मौके पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ही पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई जाती है, पुलिस के सिपाही तैनात किए जाते हैं। ऐसे में भीड़ को काबू करने का भी तरीका होता है। इस तरह का तरीका, यदि इस तरह का व्यवहार अपनाया जाएगा। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 26 अक्टूबर को पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना करेंगे उपराष्ट्रपति। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति। 26 अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। गंगोत्री धाम में पहुंचकर करेंगे पूजा अर्चना। उपराष्ट्रपति के साथ राज्यपाल भी रहेंगे मौजूद। एफआरआई में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की बैठक का करेंगे उद्घाटन। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फार्म की 3 दिवसीय बैठक का उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 26 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उत्तराखंड दौरा होना है, जिसको लेकर तैयारियां तेज से। बताया जा रहा है कि एफआरआई की बैठक का उद्घाटन भी करेंगे। 3 दिनों की बैठक उत्तराखंड में एफआरआई की होनी है, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया जाएगा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उत्तराखंड बैठक का उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे उपराष्ट्रपति। एफआरआई की बैठक का करेंगे उद्घाटन। 26 अक्टूबर को पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो 26 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उत्तराखंड का दौरा होना है। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभय, 26 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति का दौरा होना है, क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि शासन स्तर पर और पार्टी स्तर पर उपराष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। बीजेपी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जहां पर उपराष्ट्रपति कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रम स्थलों पर उनका वेलकम करने का काम यहाँ पर करेगी। शासन स्तर पर
उपराष्ट्रपति के इस कार्यक्रम की जो पूरी तैयारियां, उसको यहाँ पर मिनट टू मिनट उसके तैयारी यहाँ पर की जा रही है। 2 दिवसीय उपराष्ट्रपति का ये उत्तराखंड का दौरा है, जिसमें वो पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध धाम है गंगोत्री धाम से अपने धामों के दर्शन की शुरुआत यहाँ पर करेंगे। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन करेंगे और उसके बाद देर शाम तक देहरादून में विभिन्न कार्यक्रमों में यहाँ पर शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल। उपराष्ट्रपति के इस कार्यक्रम को लेकर जो पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है काफी कड़ी यहाँ पर है और उनका जो मिनट टू मिनट का जो कार्यक्रम है, जिसमें 26 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति देहरादून यहाँ पर पहुंचेंगे। देहरादून से हेली के माध्यम से वो उत्तरकाशी हस्तिन में जाएंगे, जहां पर उनका वेलकम वहां पर किया जाएगा। उसके बाद वो गंगोत्री धाम के दर्शन करेंगे। दूसरे दिन उनके केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के दर्शन का कार्यक्रम है। दोनों धामों में पूजा अर्चना करने के बाद दोपहर बाद वो वापस देहरादून लौटेंगे और यहाँ पर FRI में जो कार्यक्रम होगा, उस FRI के कार्यक्रम के में वो यहाँ पर शिरकत करेंगे, बैठक करेंगे और उनके अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद रात्रि वापस दिल्ली का उनका कार्यक्रम यहाँ से रवानगी का होगा। जी बिल्कुल। तो 26 अक्टूबर को कार्यक्रम है। कार्यक्रम का क्या अभी तक समय निर्धारित हो चुका है? इसके अलावा प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जौलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर GTC हेलीपैड तक का जो राष्ट्रपति का जो रूट रहने वाला है, उसको यहाँ पर 0 जोन रखा गया है। यानी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर जहाँ पर उतरेंगे, वहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रशासन के अधिकारी उनका वेलकम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हेली के माध्यम से GTC हेलीपैड पर उपराष्ट्रपति उतरेंगे और वहां से सीधा उनका जो कार्यक्रम है वो हस्तिन जाने का कार्यक्रम है। हस्तिन में उनका गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। वापसी दूसरे दिन केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम से जब वो दर्शन करके देहरादून पहुंचेंगे तो देहरादून में GTC हेलीपैड पर उनका फिर से वेलकम किया जाएगा और ये कह सकते हैं कि राजभवन में भी जाने का उनका कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति के बाद उनका पहला उत्तराखंड का दौरा, इसलिए का कार्यकर्ता हो वो यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहा है। शासन अपने स्तर पर उनके इस दौरे की पूरी तैयारी यहाँ पर कर रहा है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से पूजा अर्चना की बात हो रही है, पूजा अर्चना को लेकर भी अलग अलग धामों में पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति, उसको लेकर भी तैयारियां हो रही हैं। FRI की बैठक का जो उद्घाटन करना है उसमें क्या कुछ खास होने वाला है? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि जो वन मंत्रालय की बैठक है जिसमें उपराष्ट्रपति यहाँ पर आएंगे, उस बैठक के माध्यम से जो वन के अधिकारी हैं उनको किस प्रकार से आने वाले दिनों में पर्यावरणीय चुनौतियों को लेकर काम करना है, किस प्रकार से जनता के साथ मिलकर जनता के सहयोग के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित रखने का काम वो कर सकता है, उसको लेकर बातचीत वहां पर होगी। मंथन किया जाएगा और आगामी दिनों में किस प्रकार से कार्य योजना वहां पर बनाई जानी है, उस पर अधिकारियों का किस प्रकार से वन विभाग के अधिकारियों का यहाँ पर ये कह सकते हैं उनका निर्वहन करने के उनका किस प्रकार से रोल यहाँ पर रहेगा, उन सब चीजों को लेकर उनकी तरफ से निर्देश यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये समझा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति का दौरा उत्तराखंड के लिहाज से भी कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उपराष्ट्रपति यहाँ पर आ रहे हैं तो फिर ऐसे में समझा जा सकता है कि जो सुरक्षित यात्रा का संदेश है, जो यात्रा इस समय अंतिम पड़ाव पे है, उस यात्रा में और यात्रियों के आने की उम्मीद यहाँ पर बढ़ जाएगी और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ पर। जी बिल्कुल। अब इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उत्तराखंड में इस साल के आखिर में यानी दिसंबर महीने में इन्वेस्टर समिट होना है, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विदेशों का दौरा कर रहे हैं। वहीं अभी इसी कड़ी में CM धामी चेन्नई के लिए रवाना हुए हैं, जहां वो गुरुवार को रोड शो करेंगे और उद्योगपतियों के साथ बैठक कर उत्तराखंड में निवेश के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे। बता दें कि इस दौरे के दौरान CM धामी मुंबई भी पहुंचेंगे। इस दौरान उन्हें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। वहीं 28 अक्टूबर को CM मुंबई में रोड शो करेंगे। इसके बाद 1 नवंबर को गुजरात के अहमदाबाद में CM धामी का रोड शो होगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल शिरकत करेंगे और राज्य के निवेश के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करते नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इन्वेस्टर समिट के लिए अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं। विदेशों के दौरे के साथ ही साथ अब देश में भी अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं। चेन्नई और मुंबई पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा अगले महीने गुजरात का भी दौरा प्रस्तावित है। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि 2018 की इन्वेस्टर समिट को विफल बताते हुए वो उत्तराखंड में
अय्याशी के अड्डे बनाने वाली थी। शिक्षा और स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई भी विकास धरातल पर नजर नहीं आया। आगामी इन्वेस्टमेंट समिट को भी हवाई बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर इतना एमओयू धरातल पर उतर गया तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल काफी छोटा पड़ जाएगा। भ्रम नहीं, मैं जानता हूं 2018 में भी ऐसी शोकेसिंग हुई थी और उसके बाद उस समय के एमओयू तो मुझे कोई धरती में उतरते दिखाई नहीं दिए। हाँ, बंसरा रिजॉर्ट जरूर बन गया, कैसीनो और बार बालाओं वाले होटल्स इत्यादि जरूर बन गए उत्तराखंड के अंदर, बाकी तो कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों के अंदर और हाई टेक्नोलॉजी के एरिया के अंदर नहीं दिखाई दिया कुछ जगह। और अब भी इस समय जितनी बात हो रही है एमओयू की, यदि इन सब एमओयू धरती पर आ गए तो उत्तराखंड के अंदर तो हमारे और आपके रहने के लायक जमीन ही नहीं रहेगी। हमको कहीं और बसाना पड़ेगा। यहाँ उनके लायक जमीन नहीं होगा, हमारा हिमालय भी छोटा पड़ जाएगा, उसका आंचल भी छोटा पड़ जाएगा। हरिद्वार से शुरू होकर कानपुर तक जाने वाली ऊपरी गंग नहर की हर साल होने वाली वार्षिक बंदी देर रात शुरू हो गई है। ऊपरी गंग नहर की इस वार्षिक बंदी के दौरान गंग नहर में अलग अलग तरह की रिपेयरिंग के कार्य कराए जाते हैं, जिसमें नहर के स्ट्रक्चर और घाटों की मरम्मत के कार्य होते हैं। दशहरा से शुरू होकर ये नहरबंदी 11 नवंबर छोटी दिवाली तक चलेगी और 11 नवंबर की मध्यरात्रि को गंग नहर को दोबारा खोल दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान हर की पैड़ी पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पुरानी आपूर्ति धारा से जल की पर्याप्त आपूर्ति जारी रहेगी। गंगाबंदी जो हमारी हुई है ये 11 नवंबर की रात मध्यरात्रि खुल जाएगी और इसमें जो भी हमारे मेंटेनेंस वर्क हो, चाहे वो घाटों के हों चाहे आंतरिक स्लोप के हों, सब कराए जाएंगे और जो भी हमारा बेड होता है उसको प्रॉपर मेंटेन करके और जो भी आवश्यक कार्य है वो सब कराएंगे। तो हरिद्वार में 11 नवंबर तक गंगा नहर को बंद किया गया है। ऊपरी गंग नहर की वार्षिक बंदी का ये समय बताया जाता है कि इस पूरे समय के दौरान घाटों से लेकर नहर का मेंटेनेंस किया जाता है, स्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए ये कार्य किया जाता है। 11 नवंबर तक ये कार्य चलेगा और 11 नवंबर को एक बार फिर से गंगा नहर को खोल दिया जाएगा। हालांकि इस पूरे समय के दौरान हर की पैड़ी पर जल की आपूर्ति लगातार जारी रहेगी, लेकिन जगह जगह पर इस बंदी के दौरान मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा। आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से इस कार्य की शुरुआत की गई है। घाटों को यहाँ पर बंद रखकर गंगा नहर की बंदी करके तमाम उन घाटों के साथ ही साथ स्ट्रक्चर, पूरे नहर के स्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है और जहां भी मेंटेनेंस के कार्य की जरूरत होगी उस कार्य को पूरा किया जाएगा इन तमाम दिनों के अंदर। 11 नवंबर को एक बार फिर से गंगा नहर को खोल दिया जाएगा, इस बंदी को फिर से चालू कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपूर्ति जारी रहेगी। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गंगा नहर के मेंटेनेंस की तस्वीरें हैं। मेंटेनेंस के लिए 11 नवंबर तक के लिए ऊपरी गंगा नहर को बंद किया गया है। हर साल ये बंदी की जाती है, जिसकी वजह से तमाम घाट और जो तमाम गंगा नहर के क्षेत्र में रिपेयरिंग का कार्य होता है उसे अंजाम दिया जाता है। पूरे दिनों के अंदर ये आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर मजदूरों को लगाया जाता है, वर्कर्स को लगाया जाता है। ये लंबा समय तक काम करके इस पूरे घाट से लेकर नहर की मेंटेनेंस पर काम करते हैं और जहां जहां भी जरूरत होती है वहां वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम विभाग के द्वारा किया जाता है। काफी लंबा ये एरिया है और लंबा ये कार्य है। यही वजह है कि 11 नवंबर तक के लिए ऊपरी गंग नहर को बंद किया गया है। इस दौरान लगातार भारी संख्या में वर्कर्स लगकर इस कार्य को अंजाम देंगे और पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने का काम किया जाएगा। अधिकारियों से बातचीत की गई तो अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि 11 नवंबर की रात को, यानी कि छोटी दिवाली की रात को एक बार फिर से गंगा नहर को खोल दिया जाएगा और सुचारू रूप से आपूर्ति पहले की तरह जारी रहेगी। आपको बता दें कि लंबे समय के लिए जल आपूर्ति को रोककर ये मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है। जगह जगह पर
जीर्ण शीर्ण हो चुके घाटों की मरम्मत के साथ ही साथ गंगा नदी के कोनों को किनारों को मेंटेन करने का काम किया जाता है, जिससे नदी के प्रवाह में, नदी के बहाव में किसी प्रकार की कोई दिक्कत पूरे वर्ष भर ना आ पाए। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं के दौरे पर थे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने नेशनल हाईवे पर गड्ढे होने को लेकर नाराजगी जताई और अधिकारियों पर जमकर बरसे। सीएम धामी ने इस दौरान कुमाऊं मंडल कमिश्नर दीपक रावत को फटकार लगाते भी नजर आए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके हिसाब से हमारा ही हुआ सबसे बड़ा। हमारे सामने कोई कह रहा है एनएचआई में है, कोई कह रहा है एनएच में है, कोई कह रहा है स्टेट में है। ये क्या है दीपक जी? यूपी में होगा कहीं भी, यूपी और उत्तराखंड दोनों एक ही है एनएचआई का, अलग अलग नहीं है उनका। बहुत सारा इनका बिजनौर से इधर नजीबाबाद वाला इधर का पोर्शन जो है सारा हमारे यहाँ है, इधर से उधर हरिद्वार में है आधा पोर्शन। हरिद्वार वाले नजीबाबाद देख रहे हैं सर, उनसे तो बात होती रहती है इस पोर्शन का। सर मैं थोड़ा फॉलो करूँ। हाँ, इसको फॉलो करिए, इसको नोट करिए कहीं ना, ये सब ठीक हो जाना चाहिए। आप देख लीजिए, नहीं तो मतलब ये ठीक बात नहीं है ये कि मतलब कि आप हो कि एनएच के पास है, वो कहें कि स्टेट के पास है, ये ठीक नहीं। जिसके पास भी है, हमारी सब से यहाँ बैठी हुई सभी लोग आपस में तय कर लें किसको बनाना है। ये कोई मजाक बात नहीं है। दोबारा अगर आएगा अखबार में तो मैं देखे फिर वो अच्छा नहीं होता कि हम किसी के खिलाफ कुछ लिखें, कुछ पढ़े, किसी को कुछ कहें। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। कमिश्नर साहब आप इसको बिल्कुल सुनिश्चित करवाइए। देखिए बहुत मतलब सीरियस बात है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर राज्य आंदोलनकारियों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। प्रवर समिति का कार्यकाल 2 महीने का और बढ़ाए जाने के बाद राज्य आंदोलनकारियों में रोष है। दीपावली और राज्य स्थापना दिवस पर राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण मिलने के इंतजार में थे, लेकिन समिति का कार्यकाल और बढ़ाए जाने के बाद राज्य आंदोलनकारी मायूस है। वहीं प्रवर समिति के सदस्य विनोद चमोली का कहना है कि कोई वैधानिक कारणों से आगे दिक्कत न हो, इस वजह से जल्दबाजी में आरक्षण को लेकर निर्णय नहीं लिया जा रहा। तो वहीं कांग्रेस इसको लेकर सरकार पर गंभीर न होने के आरोप लगा रही है। पहले भी राजस्थान जी ने इसको पास किया था, लेकिन राज्यपाल के यहाँ तक गया था। हाईकोर्ट के भी कुछ निर्णय इसके अगेंस्ट दिए। तो क्योंकि हमारे सामने वो सारे वैधानिक तकनीकी कारण है जिनको रिमूव करते हैं, हमको उसको ठीक करना है। कल वो चीजें भविष्य में किसी में समस्या पैदा न हो, उसमें थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन फूल प्रूफ व्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं। और आंदोलनकारियों को मैं पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं वहां पर बैठा हूँ, मेरे होते हुए उनके हितों को कोई रोक नहीं सकता, मार नहीं सकता। हम जो व्यवस्था बनाएंगे आगामी समय के लिए बेहतर व्यवस्था बनाएंगे। तो उन लोगों को विचार करना चाहिए जिन्होंने जो है उनको जाकर के फूलों के गुलदस्ते दिए हैं। मैं तो तब भी इनसे कहा था, मैंने कहा भाई एक फुल फ्लेज बिल बना करके दिया, पूरी उसकी वेटिंग थी। हमने उसको जो है केंद्र में भी अटॉर्नी जनरल तक से हमने दिखा करके हमने पूछ लिया, हमने कोई इस तरीके का हम कर सकते नहीं करते, तो उसमें हमने विधिक राय सबसे ली और एक पुख्ता बिल बना कर दिया। और उसको अब इन्होंने ऐसा लटका दिया है, और मुझे नहीं लगता है ये लोकसभा के चुनाव तक लटकाए रहेंगे, और लोकसभा के चुनाव के बाद फिर ये कोई बहाना करके हिस्सा बता देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन तेजी से तैयारियों में जुटा है। संगठन को मजबूत किया जा रहा है, साथ ही लोकसभा विस्तारकों की भी नियुक्ति कर दी गई है। वहीं बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन ने जिम्मेदारी सौंपनी शुरू कर दी है। उनके मुताबिक आगे भी चुनावी तैयारियां तेज रहेंगी और बीजेपी 5 लोकसभा फिर से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार संपर्क और प्रवास कर रही है। अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का लगातार मार्गदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी प्रत्येक लोकसभा पर एक विस्तारक और उनके ऊपर प्रदेश का एक संयोजक बनाया है। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा समन्वय है। वो बूथ स्तर के कार्यकर्ता, मंडल के, प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित हो। जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, जो सरकार के कार्यक्रम हैं, वो जन जन तक पहुँचे, इसके लिए पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। और हम इन 5 लोकसभा सीटों को पुनः जीतने वाले हैं। ये हम अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर, हमारा कहना है कि हम ही इन 5 सीटों को जीतेंगे।
2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी जहां चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है, तो वहीं बीजेपी ने इस पर चुटकी ली है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग मुद्दों में बटी हुई है और कांग्रेस पार्टी का जो घटक दल है उनमें आपस में तालमेल नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी, ये जग जाहिर है। जैसा कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, ऐसे में कांग्रेस इस बार भी कहीं नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है जहां तक अलायंस चलने वाला नहीं है, इसमें हर एक महत्वाकांक्षी है और आपस में इनका कोई संवाद ठीक से होता नहीं है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा अखिलेश जी ने क्या कुछ कहा कांग्रेस और राहुल के बारे में, ममता जी क्या कहती हैं। इस प्रकार इनका सबका आपस में कोई सामंजस्य होना नहीं है। कहने का गठबंधन है लेकिन गांठों वाला गठबंधन है। लखनपुर के समीप सड़क दुर्घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है। सीएम धामी ने धारचूला लिपुलेख सड़क मार्ग पर हुए हादसे को लेकर दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना की है। साथ ही साथ शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। जोशीमठ में पुलिस ने यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने बिना हेलमेट, ट्रिपलिंग सवारी, ओवर स्पीड, बिना सीट बेल्ट वालों पर नकेल कसने के लिए चालानी कार्रवाई की शुरुआत की है। पुलिस ने अब तक 20 वाहनों को चालान काटे हैं और लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की है। तो चमोली में लगातार 20 वाहनों के चालान किए गए हैं। साथ ही साथ पुलिस लगातार सभी वाहनों की चेकिंग कर रही है, जिसमें नियमों का पालन न करने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही साथ पुलिस और ट्रैफिक विभाग ने लोगों से ट्रैफिक नियम का पालन करने की अपील भी की है। मुस्लिमों का पवित्र स्थल मक्का मदीना माना जाता है, जहां मुस्लिम धर्म के लोग मक्का मदीना हज करने के लिए जाते हैं। वहीं मोहम्मद सलीम मस्तान मियां पैदल और नंगे पांव मक्का मदीना जाने के लिए निकले हैं, जहां वो बीते दिन यात्रा के दौरान सितारगंज पहुंचे। वहीं मोहम्मद सलीम मस्तान आगे के सफर के लिए रामपुर होते हुए हरिद्वार के कलियर शरीफ जाएंगे, जिसके बाद दिल्ली के अजमेर शरीफ, मुंबई पहुंच जाएंगे। बता दें कि पाकिस्तान ने फिलहाल वीजा नहीं दिया है, जिसके कारण मोहम्मद सलीम मुंबई से ईरान फ्लाइट से जाएंगे और आगे का रास्ता पैदल तय करेंगे। जिला बरेली करगना से बाया फरीदपुर होते हुए बीसलपुर, अब अमरिया सितारगंज से फिर किच्छा रामपुर भटपड़ा शरीफ होते हुए मुरादाबाद कलिया शरीफ पहुंचेंगे। कलिया शरीफ से दिल्ली से फिर अजमेर शरीफ होते हुए बॉम्बे से मतलब हिंदुस्तान से फिर बॉम्बे मतलब पहुंचेंगे ईरान से फिर इराक, फिर सऊदी अरब मदीना शरीफ पहुंच जाएंगे। इसको हमारा जब से हमने इस लाइन में आया, जब से आरज़ू थी मौला हमें एक बार शहर मदीना दिखा दे, बड़े तमन्ना है। दुनिया की सारी दौलत बेकार है, हमारा ईमान है, सब कुछ है, ईमान नहीं कुछ नहीं। हमारी दिल की ख्वाहिश थी मौला एक बार दीदार करा दे, सरकार को हमें खतरा दिखा दे, शादी की जानी धोखा दे। मेरी आरज़ू बहुत पहले से थी, आज मौला ने। चमोली पुलिस ने दूरस्थ गाँव में माड़ा साइबर की पाठशाला चलाई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक चमोली रेखा यादव इस बार आम जनमानस को विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण जानकारी देती नजर आई और अधिक से अधिक जागरूक करने के साथ उनसे संवाद स्थापित करने के लिए जनपद के समस्त थाना प्रभारियों और साइबर सेल के ग्रामीणों के बीच जागरूकता कार्यक्रम के निर्देश दिए गए। बता दिए कि चमोली पुलिस के द्वारा 10 किलोमीटर पैदल चलकर पाड़ा में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो चमोली में पाड़ा में साइबर की पाठशाला का आयोजन किया गया है, जिससे आम जनमानस को साइबर सेल की तमाम बारीकियों के बारे में जानकारी दी जा सके, साथ ही उन्हें सतर्क भी किया जा सके कि किस तरह से साइबर और ऑनलाइन मुद्दों पर सतर्क और सावधान रहना है। और इसके साथ ही साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।